Assalamu alaikum everyone. आज की इस वीडियो में we are going to talk about Boeing and its airplane 737 MAX 8 and we are going to discuss the events that directly led to the crashes of Lion Air in 2018 and Ethiopian Airlines in 2019. इस वक्त दुनिया में दो बड़े एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस। बोइंग की जो बुनियाद है वो विलियम बोइंग ने रखी है 1916 में, और उस वक्त से लेके अब तक बोइंग ऑफ कोर्स एयरप्लेन्स तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट्स आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द डिजाइन ऑफ रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स। एंड 2022 में बोइंग यूएस का सबसे बड़ा नेट एक्सपोर्टर रहा है। एज फार एज एयरबस इज कंसर्न्ड, एयरबस जो है एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज नेदरलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्पेन से, उन्होंने मिलके एक कंग्लोमरेट बनाया एंड उस कंग्लोमरेट का नाम रख दिया एयरबस। वैसे एज पर ट्रैक रिकॉर्ड दोनों कंपनीज जो है वो काफी सेफ हैं। ये वीडियो जो है वो बोइंग को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई और ना ही मैंने एयरबस से पैसे लिए हैं। तो ये वीडियो है अबाउट एन इंस्टेंस जहां पे कुछ लोगों की लालच और गफलत की वजह से इतने बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। दोनों कंपनीज के प्लेन्स जो हैं उनका एक्सीडेंट रेट 1 से भी कम है। 1 से कम एक्सीडेंट रेट होने का मतलब ये है कि अगर 10 लाख फ्लाइट्स जो हैं वो होती हैं तो उसमें से एक से भी कम फ्लाइट में ऐसा एक इंसिडेंट होता है जहां पे कैजुअलिटीज हों। नाउ एक्सीडेंट रेट कैसे निकाला जाता है? एक्सीडेंट रेट इज द सम ऑफ ऑल एफएलईज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। एफएलई क्या होता है? इट्स अ फेटल लॉस इवेंट। और हम एफएलई कैसे निकालते हैं? एफएलई निकालने का सिंपल तरीका है, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल डाइड टू द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। मतलब अगर 100 की फ्लाइट में 50 लोग मर गए तो एफएलई होगा 50/100, मतलब 0.5। अब आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे एयरबस A310, एक काफी पुराना एयरप्लेन है, उसका डेटा आपके सामने आ रहा है और उसमें 9 एयरप्लेन क्रैशेस हुए हैं एंड 9 एयरप्लेन क्रैशेस और उसके एफएलईज, और किसकी वजह से? पायलट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मेंटेनेंस कंपनी, किसकी वजह से ये क्रैश हुआ है? ये सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। नाउ अगर आप देखें तो सारे एफएलईज ऐड करके एयरबस A310 का टोटल एफएलई बन रहा है 6.38 और उसको टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स मतलब 4.74 मिलियन फ्लाइट्स, मतलब 47,40,000 फ्लाइट्स हैं। तो उससे अगर हम इन मिलियंस डिवाइड करें तो एफएलई बनता है 1.355। ना 1.35 का मतलब ये है तकरीबन 7.5 लाख फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट जो है, हर 7.5 लाख फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट क्रैश हुई है और उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। नाउ दिस माइट लुक के यार ये तो बहुत ज्यादा है, बट इफ यू लुक एट द कॉज ऑफ क्रैश या कॉज ऑफ कैजुअलिटीज तो आप देखेंगे कि ज्यादातर क्या है, या तो फिर पायलट एरर्स हैं या तो फिर मेंटेनेंस फॉल्ट है। ठीक है, इसमें एयरबस मतलब जो कंपनी एयरप्लेन बना रही है उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है। अच्छा चलें बोइंग पर वापस आते हैं। बोइंग का जो है वो मर्जर हुआ 1997 में मैकडॉनल्ड डगलस के साथ। बोइंग को एक्सपैंड करना था तो उन्होंने नेक्स्ट सबसे बड़ी फ्लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस को खरीद लिया। नाउ इस कंपनी का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, बट आपने टॉम क्रूज की एक बड़ी मशहूर मूवी जरूर देखी होगी, टॉप गन मैवरिक। ये टॉप गन मैवरिक के अंदर जो F-18 हॉर्नेट्स वो उड़ा रहे थे, ये उनका मैन्युफैक्चरर मैकडॉनल्ड डगलस है। तो 1997 में खरीद लिया। अब इस मर्जर से पहले बोइंग वॉज रन बाय इट्स इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर्स चलाते थे, सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। बट इस मर्जर के बाद बोइंग एक ऐसी कंपनी बन गई जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रखती थी, अपने प्रोडक्ट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। जैसे ही मर्जर हुआ 1997 में, फौरन ही बोइंग के इंजीनियर्स और मैकडॉनल्ड डगलस के एग्जीक्यूटिव्स उनके बीच में झड़प शुरू हो गई। नाउ बोइंग के इंजीनियर्स पैसों के लिए सेफ्टी और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड मैकडॉनल्ड डगलस के जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो अब बोइंग में की पोजीशंस के ऊपर थे, वो बस पैसा बचाना चाहते थे। तो ये जो झड़प है ये 2001 में फाइनली एंड हुई एंड द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एमडी वन एंड इट्स मार्क्ड बाय द मूव ऑफ द बोइंग हेडक्वार्टर्स फ्रॉम सियाटल टू शिकागो। पहले बोइंग सियाटल में था, वॉशिंगटन स्टेट सियाटल में था, वहीं पे वो एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर भी करते थे और हेडक्वार्टर्स भी वहीं था। तो इंजीनियर्स का डायरेक्ट से होता था, कोई भी डिसीजन मेकिंग थी तो वहां पे इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते थे। अब हेडक्वार्टर ही अलग कर दिया मैन्युफैक्चरिंग से, हेडक्वार्टर अलग शहर में, मैन्युफैक्चरिंग अलग शहर में, तो अब इंजीनियर्स किसी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, हेडक्वार्टर तो मूव हो गया,
सही है ना। उसके बाद एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ, वो ये है कि 2003 में फिल कॉन्ड्रेट जो कि बोइंग के सीईओ थे, वो रिटायर हो गए। और उनकी रिटायरमेंट के बाद हेनरी स्टोन साइफर ने उनको रिप्लेस किया ना। ये साहब कौन थे? हेनरी स्टोन साइफर वॉज द लास्ट सीईओ ऑफ मैकडोनल्ड डगलस। जो मर्जर हुआ था ना मैकडोनल्ड डगलस के साथ, उसके आखिरी सीईओ हेनरी स्टोन साइफर थे। पूरी दुनिया में से इनको एक ये वाहिद इंसान मिला और रिटायरमेंट से उसको वापस बुलाया कि भाई आप बोइंग के सीईओ बन जाए। तो आप सोच सकते हो यार कि अब बोइंग बेचारी जो है वो सिर्फ नाम की बोइंग रह गई है, उसको चला एक्चुअली मैकडोनल्ड डगलस रहा है। और इसी के साथ साथ बोइंग जो है उसके हेडक्वार्टर्स में एक जोक भी कहा जाने लगा कि मैकडोनल्ड डगलस ने बोइंग को बोइंग के ही पैसों से खरीद लिया। खैर, हेनरी स्टोन साइफर साहब के बड़े ही अजीब से डिसीजन भी रहे अपने टेन्योर में। उन्होंने डाइवेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दी। मतलब डाइवेस्टमेंट का मतलब है कि अपने जो की एसेट्स थे वो बेचना शुरू कर दिए, एंड उसकी वजह से आउटसोर्सिंग करनी पड़ी, क्योंकि पहले जो चीज़ें बोइंग खुद मैन्युफैक्चर कर रहा था, अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं, दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बोइंग आज भी भुगत रहा है। बोइंग 777 जो है वो एक आखिरी तैयारा था जिसकी R&D मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। उसके अलावा हर प्रोजेक्ट में R&D के बजट्स कट होने लगे। पैसे बचाने के लिए आउटसोर्सिंग शुरू हो गई। पहले बोइंग हर चीज़ अपनी सिएटल फैक्ट्री में बनाता था, अब 600 से जायद कंपोनेंट्स जो हैं वो बोइंग आउटसोर्स करता है। उसमें एयरप्लेन की जो बॉडी है जिसको हल कहते हैं, तो हल भी अब स्पिरिट एरो सिस्टम से जो है वो आउटसोर्स किया जाता है। तो अब बोइंग जो है वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं रहा, असेंबली जो है वो बोइंग का काम रह गया। हेनरी स्टोन साइफर साहब का ये कहना था कि भाई व्हेन आई चेंज द कल्चर ऑफ बोइंग दैट वाज द इंटेंट, सो दैट इट्स रन मोर लाइक अ बिजनेस देन अ ग्रेट इंजीनियरिंग फर्म। ऐसे इंसान के जाने के बाद बोइंग को जरूरत थी एक जबरदस्त लीडर की, लेकिन उसकी जगह पे ये किसको लाए? जिम मैकनर्नी को, जो जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते थे और उनका एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं था। अपना इंटरनल कैंडिडेट भी था बोइंग के पास, एलन म्यूलरी के नाम से। मिस्टर म्यूलरी वाज द लीड ऑफ द बोइंग 777 प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, एंड वो कमर्शियल एविएशन के हेड भी थे, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे एविएशन के साथ। उनको छोड़ के इन्होंने जिम मैकनर्नी को सीईओ बना दिया। द आफ्टरमैथ ऑफ दिस डिसीजन वाज कि एलन म्यूलरी लेफ्ट बोइंग इन 2006। उन्होंने फोर्ड जाके ज्वाइन कर ली, वेयर ही टर्न्ड फोर्ड इनटू वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमेकर्स इन द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड, जिम मैकनर्नी साहब के 2011 और 12 के डिसीजंस डायरेक्टली लेड टू दीज टू क्रैशेस ऑफ 2018 एंड 19। अब वो इवेंट्स क्या थे, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पार्स आउट।